आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पाठ्य पुस्तिका के छठे अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है आदि मानव। इस पाठ के अंतर्गत आदि मानव के रहन सहन के बारे में बताया गया है। वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, उनकी दिनचर्या कैसी होती थी और फिर उनके जीवन में किस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं और आज की जो आधुनिक सभ्यता है उसकी ओर वो आदि मानव कैसे बढ़ता गया, इसके बारे में इस पाठ में चर्चा है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। कि प्राणी विज्ञानियों का मानना है कि मानवकार कपि ही मनुष्य का पूर्वज था और वही आदि मानव कहलाया। वह जंगलों में रहा करता था और जानवरों को मारकर अपना पेट भरता था। उसके रहने के लिए घर या मकान नहीं था। आदि मानव की ज़रूरतों ने उसे धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ने को प्रेरित किया। तो प्राणी विज्ञानियों का मानना है, यानी वैसे वैज्ञानिक जो प्राणियों के बारे में खोज करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका मानना है कि जो मानव के तरह दिखने वाले बंदर थे, कपि यानी बंदर, वही हमारे पूर्वज रहे हैं और उनको ही आदि मानव कहा जाता था। वो मार करके मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। रहने के लिए उनके पास घर या मकान नहीं था, जंगल में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ी तो ज़रूरतों के हिसाब से उनका विकास होता चला गया। तो आदिकाल का मानव भोजन की तलाश में जंगलों में घूमता रहता था। जंगली जानवरों का शिकार करके खाना ही उसकी दिनचर्या थी। वह फल, जड़, फलों के गूदे आदि खाने के अतिरिक्त कच्चा मांस भी खाता था। यह अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों की खाल का उपयोग करता था। रहने के लिए उसके पास केवल गुफाएं थीं। वह जंगली जानवरों के भय से गुफा के दरवाजे पर आग लगाकर अपनी रक्षा करता था। चमकते पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाता था और पत्थर के ही औजार बनाकर उनसे शिकार आदि किया करता था। आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर झुंड में घूमता रहता था। एक जगह से भोजन समाप्त हो जाने पर दूसरी जगह चला जाता था। तो इस प्रकार जो है आदि मानव की पूरी व्याख्या हमें मिलती है कि भोजन के तलाश में उसका घूमते रहना। एक जगह वो लोग नहीं टिकते थे, हमेशा ग्रुप्स में चलते थे, झुंड में चलते थे। पत्थरों से आग लगाते थे और पत्थरों का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार किया करते थे। फल जो है, फल फूल आदि चीज़ें खाया करते थे, साथ में कच्चा मांस भी खाते थे। धीरे धीरे आदि मानव ने खेती करना शुरू किया। खेती ने ही उसे एक जगह रुक कर रहना सिखाया। ज़्यादातर खेती का काम औरतें ही करती थीं। मर्द अपना दिन शिकार में बिताते और शाम को अपने द्वारा किए गए शिकार के साथ लौटते थे। तो इस प्रकार जो औरतें हैं वो खेती करने लगी। जब खेती होने लगी तो वो लोग एक जगह ज़्यादा समय तक रुकने लगे और जो मर्द थे वो अभी भी शिकार वगैरह करने जाया करते थे केवल। बच्चे बेसब्री से अपने परिवार के लोगों का इंतज़ार करते और आते ही लपक कर उनके पास पहुंच जाते। बच्चे जो थे वो अक्सर घर में रहा करते थे और बड़ों के घर आने का इंतज़ार किया करते थे। वे लाए गए जानवरों को बड़े कौतूहल के साथ देखते थे, लेकिन उन्हें बस सबसे ज़्यादा खुशी तब होती थी जब शिकारी जिंदा जानवरों जैसे भेड़ों के मेमने या बिना सींगों के बछड़े बछिया को लेकर आते थे, क्योंकि अब ये इनसे होने वाले लाभों के बारे में जान चुके थे। तो पहले जो है वो मार करके लाते थे, परंतु बाद में वो उसे जिंदा पकड़ के लाने लगे। जिंदा जब जानवरों के बच्चे होते थे तो घर में मौजूद बच्चों को खुशी होती थी उन्हें देख करके। बाकी वो जिंदा इसलिए पकड़ के लाते थे क्योंकि अब इनसे होने वाले कुछ अन्य लाभों के बारे में इनको पता चल गया था। इनको पता लग गया था कि मारने से ज़्यादा इनको जिंदा रखने में हमें फ़ायदा मिलेगा। वे उन्हें अब तुरंत ही नहीं मार डालते थे, बल्कि पहले कुछ दिन तक बाड़े में रखा जाता था और खिलाया पिलाया जाता था ताकि वे बढ़ते रहें। घर के आसपास बछड़े रंभाते और मेमने मिमियाते थे तो शिकारी खुश रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर अगले दिन शिकार से वे खाली हाथ भी लौटे तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो जो जानवरों के बच्चे लेके आते थे उनको पालते थे ताकि और बड़े होंगे तो ज़्यादा मांस मिलेगा। और जब वो घर के आसपास घूमते फिरते रहते थे छोटे जानवर, तो इन्हें खुशी होती थी कि हमारे पास खाने का जो है स्टॉक है। कल अगर शिकार नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत मांस मौजूद है। यह उनका एक प्रकार का खाद्य भंडार था। खाद्य भंडार यानी फूड स्टॉक। और यह भंडार ऐसा था जो अपने आप बड़ा होता रहता था और संख्या में भी बढ़ता जाता था। और यह भंडार ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा बिना मेहनत किए ही ये बढ़ता रहता था। एक छोटा बच्चा वो धीरे धीरे बड़ा होगा, तो जब छोटे जानवर का जो मांस है उससे ज़्यादा बड़े जानवर का मांस मिलेगा और संख्या में भी बढ़ोतरी होती थी। बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, इस प्रकार से। शुरू में आदि मानव जानवरों को उनके मांस और खालों के लिए ही पकड़ा करते थे। इसका कारण था पशुपालन से होने वाले लाभों के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। यानी पशु जो हैं वो दूध दे सकते हैं, अन्य चीज़ें दे सकते हैं, ये उन्हें पता नहीं था।
तो उनको मार करके या तो मांस लेते थे और उनके खालों को लेकर के पहनते थे। वे इन खुरदार जानवरों को अपने शिकार की ही निगाह से देखते थे और अपने शिकार को मारने के वे आदी थे। धीरे धीरे सभ्यता की ओर बढ़ता मानव समझने लगा था कि भैंस, बकरी या भेड़ को जिंदा रखना मारने से ज़्यादा फायदेमंद है। इनको मारकर एक ही बार खाया जा सकता है, किंतु न मारने पर इनका दूध बरसों पिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसी मादा जीव से एक अन्य जानवर की प्राप्ति उसके बच्चे के रूप में हो सकती है। तो अब जैसे जैसे फ़ायदे इनको समझ आने लगे तो ये पशुपालन की ओर बढ़ने लगे या सभ्यता की ओर बढ़ने लगे। भेड़ के बारे में भी यही बात थी। मरी हुई भेड़ की खाल उतारना कोई मुश्किल काम न था, लेकिन एक खाल ज़्यादा काम की न थी, बल्कि यह बात ज़्यादा फ़ायदे की थी कि उसे मारा न जाए और खाल को भेड़ पर ही रहने दिया जाए, केवल उसका ऊन काट लिया जाए, क्योंकि एक बार उसके बाल उतारने के बाद फिर से उसके बाल आते हैं और नया ऊन तैयार हो जाता है। इस तरीके से उन्हें एक ही भेड़ से कई लबादे मिल सकते हैं। तो अब जो है भेड़ के फ़ायदे भी इनको नज़र आने लगे कि किस तरीके से भेड़ों को पाल करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। जब आदि मानव ने गाय, भेड़ और घोड़े को पालतू बना लिया तो वह उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक खिलाने पिलाने के साथ साथ उनका ध्यान भी रखने लगा। तो अब पालतू बना लिए गए ये जानवर, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गई, भेड़ हो गए, घोड़े हो गए। फिर क्या हुआ, वह इस बात का ध्यान रखता कि वे ठंड व ज़्यादा गर्मी से बचे रहें। पालतू गाय व भैंस को अपने बछड़े के साथ अपने मालिकों के लिए भी दूध देना पड़ता था। मानव ने धीरे धीरे घोड़े से भी काम लेना सीख लिया। भेड़ तो उनके लिए उपयोगी था ही, तो पहले इन्होंने पालना शुरू किया, फिर उन जानवरों के अलग अलग फ़ायदों को उठाना शुरू किया। जैसे गाय भैंस को पालने लगे तो उससे दूध लेने लगे। गायों को अपने बछड़ों के अलावा मानव के लिए भी दूध देना पड़ता था। उसी प्रकार भेड़ों से ऊन ले लिया, घोड़ों से भी इन्होंने काम लेना सीख लिया। तो इस प्रकार से पशुपालन धीरे धीरे हमारी सभ्यता में आती गई या मानव सभ्यता में आती गई। समय के साथ लाभ को देखते हुए अब सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस, सबसे मजबूत घोड़ों और लंबे ऊन वाले जानवरों को ही रखा जाने लगा, यानी ये फ़ायदे और ज़्यादा देखने जाने लगे। इस तरह घरेलू पशुओं की कई नस्लें पैदा हुई, जानवरों में बढ़ोतरी भी हुई। आदि मानव को इस तरह का पशुपालक बनने में कई सदियां लग गईं। अब अनाज की बालियां घर के पास ही उगती थीं और उनके निकट ही गायें और भेड़ें चरा करती थीं। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अब उसे अपने खेतों और चारागाहों के लिए ज़मीन चाहिए थी, अतः उसे पेड़ों को काटकर ज़मीन साफ करनी शुरू कर दी। बुआई के पहले उसे उसकी खुदाई करनी थी। यह कितना कठिन परिश्रम था। तो अब जो है वो एक जगह रहने लगे, पशुपालन करने लगे, खेती करने लगे। अब खेती करने के लिए उनको ज़मीन चाहिए। ज़मीन कहाँ से आएगी? तो पेड़ काट के जंगल साफ़ किया, वहाँ पे ज़मीन निकाली, ज़मीन में खेती करने लगे। अब खेती करने के लिए खुदाई ज़रूरी होती है, उसमें मेहनत लगा, तो अब ये कठिन परिश्रम भी करने लगे। मनुष्य प्रकृति से अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता की तरफ ऐसे ही नहीं चला आया। उसे हजारों ही मुश्किलों को लांघ कर अपना रास्ता निकालना पड़ा। यानी धीरे धीरे जो खेती वगैरह की कार्य शुरू हुए, इसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी नई उद्यमशीलता ने उसकी खुशियों के साथ ही चिंताओं को भी बढ़ा दिया था। जैसे सूरज फसल को जला सकता था। अब जो ये नए नए तरकीब ये लोग निकालने लगे पशुपालन के, खेती के, तो नई नई समस्याएं भी उपजी। जैसे कि सूरज से फसल जल सकता था, चारागाहों की हरी घास सूख सकती थी सूरज से, अधिक वर्षा से अनाज सड़ सकता था। इन सभी चिंताओं को दूर करने के लिए उसे कई उपाय सोचने पड़े। तो इन सब से निपटने के लिए कई उपाय भी लाए गए। जैसे जैसे समस्या आई वैसे वैसे समाधान भी आए। प्रागैतिहासिक काल में मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उससे संबंधित कोई लिखित व्याख्यान नहीं है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? यानी कि प्रगति का जो इतिहास काल है, प्रगति और इतिहास को मिलाकर के ये शब्द बना है प्रागैतिहासिक काल। इसमें मानव का अस्तित्व तो पता चलता है, लेकिन कोई लेखनी नहीं मिलती है। लेखनी मतलब कि कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है, कुछ सबूत नहीं मिलता है। तो इस काल के रहन सहन, मानव का आग पर स्वामित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों को व अन्य जानवरों को पालना इत्यादि के केवल चिन्ह ही मिलते हैं। किसान धरती, आकाश, सूर्य और वर्षा से अच्छी फसल देने की प्रार्थना करता था और उसने इन्हें ही देवी देवता माना। यानी किसान जो है धरती, आकाश, सूर्य और वर्षा से अच्छी फसल की कामना करता था, क्योंकि यही कारण थे अच्छी फसल के या फसल खराब होने के। तो इसलिए इन लोगों की पूजा करने लगा। उजाला और अंधेरा, वर्षा और सूखा करना इन्हीं देवताओं का काम था।
आदि मानव को अपनी शक्ति का तनिक भी अनुमान न था, इसलिए वे इन्हें सब कुछ मानता था। तो इस प्रकार आदि मानव का रहन सहन का जो पाठ है वो पाठ अध्ययन खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। तो प्रश्न अभ्यास में एक बार फिर से हमारा पहला क्या होगा, मौखिक प्रश्न। तो हम मौखिक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य का पूर्वज कौन था। तो ये सबसे पहले पंक्ति में ही लिखा हुआ है कि मनुष्य का पूर्वज मानवाकार कपि ही था। तो हम आ जाते हैं अब प्रश्न अभ्यास की ओर, जिसमें पहले क्या हो जाएगा, मौखिक में जो पहला प्रश्न है कि मनुष्य का जो पूर्वज है या मानव का पूर्वज जो है वो कौन था। तो हम लिखेंगे मनुष्य का पूर्वज मानवाकार कपि था। मानवाकार का अर्थ होता है मानव के आकार का। ये दो शब्दों को मिलकर बना है मानव और आकार। आदि मानव कहाँ रहता था, आदि मानव जंगलों में रहता था। तो ख प्रश्न का उत्तर हो गया, आदि मानव जंगलों में रहता था। अब हम बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। ग प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आदिकाल का मानव क्या पहनता था। तो वो जानवरों की खालों को पहना करता था। आदि मानव जानवरों के खाल को पहनता था। अब हम आते हैं अपने घ प्रश्न की ओर। आदि मानव कैसा मांस खाता था। तो आदि मानव जो है वो कच्चा मांस खाता था। घ प्रश्न क्या हो गया, घ का उत्तर आदि मानव कच्चा मांस खाता था। अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्न की ओर। तो लिखित प्रश्न का पहला है, आदि मानव जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या करता था। आदि मानव जो है वो जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में चला जाता था, गुफाओं में छिप जाता था। तो अब हम आ जाते हैं लिखित प्रश्न की ओर, जिसका क प्रश्न है कि आदि मानव जो है वो जानवरों से बचने के लिए क्या करता था। आदि मानव जानवरों से बचने के लिए गुफा के बाहर आग जलाकर रखता था। तो आदि मानव क्या करता था, वो गुफा के बाहर आग जला करके रखा करता था। दूसरा प्रश्न क्या है, ख प्रश्न, आदि मानव ने पशुपालन की शुरुआत कैसे की। तो इसका उत्तर होगा कि जब उन्हें समझ आने लगा कि जानवरों को
मारने की बजाय जिंदा रखने में ज़्यादा फायदा है तो उसने पशुपालन शुरुआत की। तो इस प्रकार पशुपालन की शुरुआत होती है। अब हम पहुंचते हैं ग प्रश्न की ओर। मनुष्य की उद्यमशीलता ने उसकी चिंताओं को कैसे बढ़ा दिया? तो आदि मानव के उद्यमशीलता ने उसकी चिंताओं को बढ़ा दिया। उसकी चिंताओं को बढ़ा दिया जैसे सूरज फसल को जला सकता था, जैसे सूरज जो है वो फसल को जला सकता था। और क्या कर सकता था सूरज? चारागाहों को सुखा सकता था, चारागाहों की हरी घास सूख सकती थी। और क्या हो सकता था? अधिक वर्षा से अनाज सड़ सकता था, अधिक वर्षा से अनाज सड़ सकता था। तो कुल मिलाकर के ये चिंताएं आदि मानव की बढ़ गई थी अपनी उद्यमशीलता की वजह से। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 जो है वो सही कथन के सामने सही का टिक और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाने को कह रहा है। तो आदि मानव अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करता था। ये सही है, ये वाक्य सही है। आदिकाल का मनुष्य घर बनाता व उसमें रहता था। ये गलत है। आदि मानव घर में नहीं रहता था, गुफाओं में रहता था। प्रागैतिहासिक काल का व्याख्यान इतिहास में उपलब्ध है। ये व्याख्यान इतिहास में उपलब्ध नहीं है क्योंकि लिखित व्याख्यान वहाँ पर नहीं मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में खेती का काम किसके द्वारा किया जाता था? औरतों के द्वारा। गाय भैंस को अपने बछड़ों के अतिरिक्त और किनके लिए दूध देना पड़ता था? अपने मालिकों के लिए। आदि मानव को पशुपालक बनने में लगभग कितना समय लग गया? कई सदियां लग गईं। किस प्रकार का कपि मनुष्य का पूर्वज था? मानवाकार कपि, मानव के आकार का। अब हम बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। तो व्याकरण में क्या करना है कि नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए केवल एक शब्द का उपयोग करना है। तो अब हम व्याकरण के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
व्याकरण का पहला जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। पहला का क है प्राणियों के बारे में जिसे ज्ञान हो। तो प्राणियों के बारे में जिसे ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? प्राणी वैज्ञानिक। क क्या हो गया? प्राणी विज्ञानी या फिर प्राणी वैज्ञानिक। उसके बाद ख है पशुओं को पालने वाला। इसके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल होता है? पशु पालक। ग क्या है? आदिकाल का मानव। क्या कहा जाएगा? आदि मानव। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जंगल में रहने वाले को क्या कहते हैं? जंगली। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जंगल में रहने वाला। में है मांस खाने वाला। मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांसाहारी। ये कौन से शब्द से बना है? मांस प्लस आहार, आहारी। आहार का मतलब होता है खाना। उसके बाद है नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। तो प्रश्न नंबर 2 जो है उसका क क्या बनेगा? क शब्द है इतिहास। इतिहास का बनेगा ऐतिहासिक। इतिहास शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है और ऐतिहासिक जो है वो हमारा विशेषण शब्द हो जाता है। दूसरा शब्द है वर्ष। वर्ष का क्या बन जाएगा? वार्षिक। ग में क्या है? रोग। रोग का हो जाएगा रोगी। घ में आता है कीमत। कीमत का बन जाएगा कीमती। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 में जो है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। तो जैसे पहला जो है अतिरिक्त, तो लिखा हुआ है अतिरिक्त। इसका क्या बन जाएगा? अतिरिक्त। तो तीसरा का क सही शब्द होगा अतिरिक्त। ख में सही शब्द होगा औजार। इसमें क्या लिखा हुआ है? औजार। औजार का बनेगा औजार। उसी प्रकार हमारा ग है शिकारी। ग में जो है बड़ी की मात्रा दी गई है यानी शिकारी लिखा हुआ है, जबकि क्या होता है? शिकारी होता है। उसके बाद हम घ की ओर बढ़ते हैं। घ क्या है? भूखा। शब्द होता है भूखा। लिखा क्या है? भूखा। यानी छोटी ऊ की मात्रा है, हर्षऊ की मात्रा है, हम लिखेंगे भूखा। अंग शब्द कौन सा दिया है? झुंड। झुंड में छोटी ऊ की मात्रा फिर से लगेगी यानी हर्षऊ की मात्रा। च में दिया है रासता। क्या होता है? रास्ता। आधा सा लगता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा जो है तीसरा सवाल। अब पढ़ते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या कह रहा है? वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने के लिए शब्द है प्रेरित। यानी कि रोहन जो है कक्षा में प्रथम आया और उसने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाई में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा शब्द है इंतज़ार। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार करता रहा मगर तुम नहीं आए। आविष्कार। वैज्ञानिक जो है वो आविष्कार करते हैं। दिनचर्या। मेरी दिनचर्या जो है वो बहुत सटीक है। कौतूहल। मुझे यह जानने का कौतूहल है कि आगे क्या हुआ। तो इस प्रकार से हमें शब्दों को साथ वाक्य बनाना है। उसके बाद हमारा 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। यानी कि चौपाया। चौपाया का क्या बनेगा? चौ प्लस पाए। इसका क्या मतलब क्या बनेगा? 4 पायों वाला। उसी प्रकार सत प्लस आबदे यानी 100 वर्षों का। और चौमासा, 100 प्लस मासा यानी 4 महीनों का जो संग्रह होगा उसे हम ये कहेंगे।
इसके बाद हमारा छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद पहले बताया गया है, तो वर्णों का इसी प्रकार से हम विच्छेद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के अध्ययन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।